कभी सोचा है कोई इंसान दुनिया के बीच में रहता हो लेकिन उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ना कोई पास्ट, ना कोई पुराना रिकॉर्ड, ना कोई घर, ना कोई निशान, ना कोई तस्वीर। जैसे हवा से बना हुआ कोई साया हो। मैं 1995 में एक औरत जिसका नाम जेनिफर फेयरगेट था, ओस्लो के प्लाज़ा होटल, जो आज के टाइम पर रेडिसन ब्लू प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है, उसमें चेक इन करती हैं। सिर्फ 70 घंटे बाद उसकी लाश उसके होटल रूम में मिलती है। उसके हाथ में 9 mm पिस्टल थी और सर पर एक गन शॉट वुंड। अथॉरिटीज़ ने इसे एकदम सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया को छोड़ो, इस केस ने दुनिया भर के लोगों को स्पेक्यूलेशंस और थ्योरीज बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो एविडेंसेस नहीं मिले वो सुसाइड को नकार रहे थे और जो एविडेंसेस मिले वो मर्डर प्रूव नहीं कर पा रहे थे। कंफ्यूजिंग राइट? ये केस जानने के बाद आपको जवाब कम मिलेंगे और आपके दिमाग में सवाल ज़्यादा आएंगे और आप भी अपनी थ्योरीज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए इतने सालों की एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी इस औरत की पहचान आज तक राज बनी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज, जहाँ हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। 31 मई 1995 को रात को लगभग 10:40 पर एक औरत ओस्लो प्लाज़ा होटल नॉर्वे में एंट्री लेती हैं। उसने अपना नाम जेनिफर फेयरगेट बताया, लेकिन होटल के फॉर्म पर 2 बार गलती से फरगेट लिख दिया गया। वो बताती हैं कि उनकी उम्र 21 साल है और अपना एड्रेस वर्लेन, बेल्जियम का लिखती हैं। साथ ही ये भी क्लेम करती हैं कि एक आदमी लुइस फेयरगेट उनको यहाँ ज्वाइन करने वाला है। होटल के रूल्स के बावजूद उनसे कोई भी आईडी कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया गया। जेनिफर को वहाँ के स्टाफ ने एलिगेंट, वेल ड्रेस्ड और कंपोज्ड बताया। गवाहों के मुताबिक वह फ्लुएंट इंग्लिश और जर्मन बोल रही थी, बिना किसी फेक एक्सेंट के। उसे 28 फ्लोर का रूम 2805 दिया गया। अपने स्टे के दौरान वो बहुत ही लो प्रोफाइल, मतलब काफ़ी शांत थी। होटल स्टाफ से भी बहुत कम बातचीत उन्होंने की थी। सिर्फ 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स और एक चिप्स का पैकेट उन्होंने मिनी बार से यूज़ किया था। 31 मई को रात 10:44 पर उन्होंने अपनी की कार्ड से रूम एक्सेस किया। फिर 1 जून रात 12:21 और सुबह 8:34 पर उन्होंने कार्ड से एंट्री ली। 1 जून की दोपहर में जब मेड्स रूम क्लीन करने गई थी तो रूम खाली था। जो एक्स्ट्रा कंफर्टर लुइस के लिए रखा गया था, मतलब वो आदमी जो जेनिफर को वहाँ ज्वाइन करने वाला था, वो अनटच था, मतलब उसे किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो उसे मेट्स ने वापस साइड में रख दिया। 2 जून सुबह 8:50 और फिर 11:03 पर कार्ड यूज़ हुआ था। इसका मतलब था कि जेनिफर थर्सडे सुबह यानी 1 जून से लगभग 20 से 24 घंटे तक रूम से गायब थी। उसी सुबह उन्होंने अपने स्टे को संडे तक यानी 4 जून तक एक्सटेंड करवा लिया था और उसके बाद उन्हें 2 नए की कार्ड्स दिए गए, लेकिन फिर भी कोई आईडी या क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा गया। इसके बाद रूम के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया गया था। 2 जून की शाम को जेनिफर ने अपने रूम से 2 इंटरनेशनल कॉल्स लगाने की कोशिश करी थी। दोनों कॉल्स बेल्जियम लगाने की कोशिश हुई थी। दोनों जो नंबर उन्होंने डायल किए थे उसमें सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क था, यानी या तो जेनिफर नंबर भूल गई थी या कंफ्यूज थी। और ये दोनों नंबर उसी एरिया के आसपास के थे जहाँ का एड्रेस जेनिफर ने होटल में दिया था, लेकिन ये दोनों ही कॉल्स कनेक्ट नहीं हुई थी। जेनिफर को आखिरी बार जिंदा एक होटल वर्कर ने ही देखा था जिसने रूम सर्विस डिलीवरी की थी। जेनिफर ने उसे लगभग $8 की अनयूजुअल टिप दी थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। उस रात होटल में टीवी के ज़रिए जेनिफर को फ्रंट डेस्क से कांटेक्ट करने के लिए 3 मैसेजेस भेजे गए थे। पहला मैसेज जेनिफर ने एक्नॉलेज किया था, लेकिन कहने पर भी उसने होटल के रिसेप्शन पर कांटेक्ट नहीं किया। अगला मैसेज शाम को 3 जून को भेजा गया था, वो भी जेनिफर ने एक्नॉलेज किया और फिर भी कांटेक्ट नहीं किया। तीसरा मैसेज एक्नॉलेज नहीं हुआ तो एक सिक्योरिटी गार्ड को जेनिफर के रूम पर भेजा गया। उसने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन देखा। उसने उसके बावजूद भी डोर पर नॉक किया और डोर पर नॉक करते ही उसको एक गन शॉट की आवाज़ आई। वो गन शॉट से चौंक गया और अचानक पीछे हट गया और इसके बाद वो अपने बॉस और होटल के मैनेजर को लेने नीचे चला गया।
उस वक्त पर 15 मिनट के लिए जेनिफर का डोर अनगार्डेड था, मतलब उस वक्त पर वहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं था। वापस आने पर हेड ऑफ सिक्योरिटी के साथ गार्ड ने रूम खोला। दरवाज़ा अंदर से डबल लॉक था, कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। दोनों की कार्ड्स रूम के अंदर ही थे। जो एक्स्ट्रा कंफर्टर लुइस उस आदमी के लिए रखा गया था, इस बार वो बेड पर पड़ा था जैसे उसे किसी ने यूज़ किया हो। जेनिफर बेड पर पड़ी थी, माथे पर गोली का निशान था और 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल उनके राइट हैंड में थी। उनका थंब ट्रिगर पर अब भी लगा हुआ था और ट्रिगर अभी भी थोड़ा सा दबा हुआ था। बाकी उंगलियां उनकी ग्रिप के पीछे थी, जो कि एक बहुत ही अनकॉमन तरीका है गन को पकड़ने का। उनका दूसरा हाथ बेड पर पड़ा हुआ था। क्राइम सीन रिपोर्ट में मेंशन था लाश का थंब राइट ट्रिगर के अगेंस्ट था, जो अभी भी फायर्ड पोजीशन में थी। जब वेपन उसके हाथ से निकाला गया तो एक क्लिक सुनाई दिया और ट्रिगर वापस फॉरवर्ड पोजीशन में चला गया। ब्लड स्प्लैटर पिलो, टेलीफोन, बेड साइड टेबल और वॉल पर थे सीलिंग तक। जेनिफर ने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, बल्कि वहाँ के वर्कर्स ने यह भी बताया कि उन्होंने जब भी जेनिफर को देखा तो उन्होंने उनको फुल ब्लैक आउटफिट में ही देखा था। उनके आउटफिट में एक लॉन्ग ब्लाउज, ब्रा, सिल्क पैंट्स, स्टॉकिंग्स और इटालियन मेड हील्ड शूज थे। उनके राइट मिडिल फिंगर में एक गोल्ड रिंग थी और रिस्ट पर एक सिटीजन एक्वालैंड डाइविंग वॉच थी, जिसकी बैटरी मार्च 1995 में रिप्लेस हुई थी। ब्राउनिंग पिस्टल जो उनके हाथ में थी, उसका सीरियल नंबर एसिड से पार्शियली रिमूव किया गया था ताकि ट्रेस ना हो पाए। जेनिफर के पास एक ब्रीफ केस भी था जिसमें 25 गोलियां थी। अगर कोई इंसान सुसाइड करना चाहता है तो उसके लिए ये गोलियां बहुत ज़्यादा हैं। जब रूम की तलाशी ली गई तो उनको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, ना कोई पासपोर्ट, ना क्रेडिट कार्ड, ना ड्राइवर्स लाइसेंस, ना चाबियां, कुछ भी नहीं। ये अजीब था क्योंकि नॉर्वे में एंटर होने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी होता है। मेकअप के ट्रेसेस होने के बावजूद भी मेंस परफ्यूम की बोतल के अलावा उस रूम में कुछ नहीं था। देखने में लग रहा था वो नहा चुकी थी और बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। साथ ही एक टर्क्वाइज ग्रीन कलर का ट्रैवल बैग भी उस रूम में मिला, जिसके अंदर 3 ब्रास थी, टाइट्स थी और एक टॉप था। वार्डरोब में एक स्लीवलेस ब्लाउज था, ग्रे कोट और जर्मन ब्रांड का विमेंस ब्लेजर लटका हुआ था। लगेज शेल्फ पर कॉटन जंपर और लॉन्ग ब्लैक जैकेट रखे हुए थे। एक और अजीब बात यहाँ थी कि उनके किसी भी कपड़े पर कोई ब्रांडिंग, कोई लेबल नहीं था। सारे लेबल्स को काट दिया गया था। सिर्फ एक ही कपड़े पर लेबल था और वो था उनका ब्लेज़र। एक और वियर्ड बात थी कि उनके सारे कपड़ों में अपर बॉडी के कपड़े थे लेकिन लोअर बॉडी के कपड़े मिसिंग थे। कोई स्कर्ट्स, लेगिंग्स या ट्राउज़र जैसी चीज़ उनके कपड़ों में नहीं थी। रूम में एक अखबार भी था जो कि 2816 के एड्रेस पर था, पर उस पर एक ही फिंगरप्रिंट मिला, लेकिन पुलिस को डेटाबेस में उस फिंगरप्रिंट का भी कोई मैच नहीं मिला। उसने पिछले दिन डिनर के लिए एक पोटैटो सैलड ऑर्डर किया था। वो प्लेट भी उसके रूम में बाकी खाने के साथ मिली और टॉपसी में वही खाना अनडाइजेस्टेड उसके पेट में मिला था। ये भी अजीब था, अगर उसने फ्राइडे शाम को खाना मंगवाया और खाया था तो सैटरडे शाम को उसकी मौत के वक्त वो खाना हज़म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हम इस केस से जुड़े हुए कुछ सवालों और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बंदूक तो सीधा की तरफ इशारा करती है क्योंकि उसे जेनिफर ने बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था और वही हाथ उसकी चेस्ट पर आराम से टिका हुआ था। लेकिन इस केस में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो इससे भी गहरी साजिश का पर्दा उठाते हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। उसका 9 mm पिस्टल अनट्रेसेबल था। सीरियल नंबर को जैसे किसी एक्सपर्ट ने एसिड से मिटा दिया हो। अजीब बात यह भी है कि वो औरत शायद नकली नाम से उस होटल में चेक इन करती हैं। जब तक वो उस होटल में स्टे करती हैं, उनसे कोई आईडी या क्रेडिट कार्ड मांगा ही नहीं जाता। आज तक कोई इस बात को नहीं समझ पाया है कि बिना किसी की मदद के ये सब कैसे मुमकिन हो पाया था। शायद उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिल रही थी जिसके लिए वो काम करती थी, लेकिन ये सारे गहरे राज उसकी मौत के साथ ही चले गए। उसकी ऑटोप्सी दिखाती है कि जो खाना उसने एक दिन पहले मंगाया था, अपनी मौत वाले दिन उसने वो खाया। जेनिफर ने खाना 2 जून रात 8 बजे ऑर्डर किया था, लेकिन उसने ये खाना अगले दिन शाम को खाया, तकरीबन 24 घंटे बाद। क्यों? अब सोचो, अगर ये
था तो क्या इंसान 24 घंटे पुराना खाना खाएगा और ट्रिगर दबाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा? लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कत्ल फ्राइडे रात को ही हुआ जब उसने खाना ऑर्डर किया, मतलब 2 तारीख को, और रूम 2805 को ऐसे बनाया गया जैसे कोई सुसाइड सीन हो। होटल स्टाफ के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उन्होंने रूम खोला तो उन्हें बहुत तेज़ एसिड स्मेल आई, जो इस बात को पक्का करती है कि शायद मौत बहुत घंटे पहले हो चुकी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रूम में एक न्यूज़पेपर भी मिला था जो कि रूम नंबर 2816 के लिए था, जो कि उसके रूम से ऑपोजिट साइड में था। और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ये था कि शायद वो होटल में और लोगों को भी जानती थी या फिर किसी का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक रूम से या होटल से बाहर रहती थी। और यहाँ एंट्री होती है एक मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स एक बेल्जियन आदमी था जो ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर रहा था। मिस्टर एक्स रूम 2806 में था, जो जेनिफर फेयरगेट के रूम 2805 के बगल में था। उनका बिहेवियर और बयान पूरे केस को और ज़्यादा सस्पिशियस बना देता है। जब बेल्जियन पुलिस ने मिस्टर एक्स को ढूंढकर इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि होटल स्टाफ से उन्होंने सुना था कि रूम 2805 वाली औरत की मौत सैटरडे सुबह हो गई थी, लेकिन जेनिफर की मौत का ऑफिशियल टाइम रजिस्टर किया गया था जब गार्ड ने सैटरडे शाम 7:50 पर गन शॉट सुना था। और जब उनसे इस बारे में और ज़्यादा पूछताछ की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये मुमकिन है कि मिस्टर एक्स या कोई उनका साथी 2 जून फ्राइडे को ही जेनिफर का कत्ल करके रूम को कवर अप करके चला गया था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि उस पिस्टल से 2 गोलियां चली थी। एक जेनिफर के सर पर लगी थी और दूसरी एक तकिए पर, जो कि जेनिफर के सर के नीचे रखा हुआ था। जब सिक्योरिटी ने पहली बार रूम 2805 का दरवाज़ा नॉक किया तब उसने गोली की आवाज़ सुनी। तो हो सकता है कि कातिल तब भी रूम में ही था और उसने एक वार्निंग शॉट चलाया हो ताकि सिक्योरिटी गार्ड डर जाए और गेट से दूर रहे, और उसके बाद उसे 15 मिनट का गैप मिल गया वहाँ से आराम से निकलने का। अब कोई भी थ्योरी तुम मानो, ये सारे सबूत किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करते हैं। ओस्लो पुलिस ने शुरू में केस को जल्दी से एक्सक्यूज मानकर बंद कर दिया, लेकिन बाद में जब इतने सारे राज सामने आए तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने जेनिफर के फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें यूरोप की लगभग सभी पुलिस एजेंसीज को भेजा, जिसमें इंटरपोल और नेटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थे, लेकिन कहीं भी मैच नहीं मिला। इसका मतलब वो पहले कभी किसी सीरियस क्राइम या मिलिट्री डेटाबेस में शामिल नहीं थी। उसके दांतों के रिकॉर्ड्स भी चेक करवाए गए, लेकिन ये रिकॉर्ड्स भी अनमैच्ड रहे। जेनिफर फेयरगेट या उसके डिस्क्रिप्शन से मिलने वाली औरत की मिसिंग रिपोर्ट्स कहीं भी फाइल नहीं की गई थी। आखिर में 2017 में इस केस को दोबारा खोला गया। डीएनए टेस्टिंग की एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। उसके डीएनए को डेटाबेस में अपलोड किया गया, इस उम्मीद में कि शायद उनका कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाए, लेकिन उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन आज तक जेनिफर फेयरगेट की असली पहचान, उसका परिवार, उसकी आने की जगह एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी ओस्लो होटल के 2805 की अनसुलझी पहेली, जेनिफर फेयरगेट की। क्या ये सच में खुदकुशी थी जैसा पुलिस ने सोचा, या वो किसी इंटरनेशनल जासूसी ऑपरेशन का हिस्सा थी? उसके किसी पास का पता क्यों नहीं चल पाया, या फिर उनका पास किसी ने मिटा दिया? किसने उसकी असली पहचान छुपाई और क्यों? और कौन था मिस्टर एक्स जो उनके बगल वाले रूम में रुका हुआ था, जिसने उनकी मौत का समय गलत बताया? क्या वो सिर्फ एक रैंडम पड़ोसी था या पूरे राज का एक हिस्सा? इन सवालों के जवाब ओस्लो प्लाजा होटल की 28वीं मंजिल पर उस डबल लॉक दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए दफन हो गए। इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल या थ्योरीज हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची कहानियों और गहरी मिस्ट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी एक और रियल माइंड नमिंग केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।